नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया के दिन भर की घटनाओं को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। आज जो मुद्दा है, भारत में विमानों की तकनीकी खराबियों किससे संबंधित है। इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और हाल ही में पटना में एक घटना हुई, जहां एक विमान रनवे को टच करने के बाद फिर से दोबारा उड़ा। ऐसे सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, आपका स्वागत है। तो अभी अभी की एक घटना है, पटना में ऐसा हुआ कि एक विमान लैंड करने वाला था, फिर अचानक कुछ हुआ, लगभग उसने रनवे को टच कर लिया और फिर वापस उड़ा। अब इस दौरान यात्रियों की सांसें अटक गई, घबरा गए, उनको लगा क्या अहमदाबाद वाला हादसा कहीं दोबारा से ना हो जाए। ये सब क्या चल रहा है जिसमें यात्रियों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल रात की बात है, दिल्ली से पटना के लिए विमान उड़ता है। उसमें 173 यात्री सवार थे जी। विमान अपने निर्धारित समय पर रनवे पर लैंड करता है, लैंड कर जाता है, और जब वो रुकने को होता है उससे पहले पायलट उसको फिर उड़ा देता है। और वो हवा में उसने 4 चक्कर लगाए। यात्री जो अभी अहमदाबाद की घटना हुई उसको भूले नहीं है, पूरी दुनिया नहीं भूली है जिस तरह से हादसा हुआ। यात्री एकदम उनकी जान सांसत में आ गई कि ये क्या हो गया, कहीं फिर कोई खराबी तो नहीं हो गई, कहीं अहमदाबाद जैसा तो नहीं होगा। बाद में पता चला कि 4 चक्कर लगाने के बाद उसने फिर से लैंडिंग की। अब इसका कारण क्या बताया जाता है, हंसी आती है कारण सुनकर। कारण ये बताया जाता है कि पटना में विमान जिस रनवे पे था वो रनवे छोटा है, तो पायलट को लगा कहीं विमान रुकने से पहले वो रनवे खत्म नहीं हो जाए और विमान घास में जो जंगल टाइप जगह खाली पड़ी होती है उसमें चला जाए तो दुर्घटना की आशंका होती है। उस डर से उसने पूरा रुकने से पहले ही उसको लगा कि कहीं रनवे खत्म नहीं हो जाए, उसने फिर से उड़ा दिया। अब ये जो घटनाएं हैं ये न तो मानवीय भूल कही जा सकती है, ये घटना ऐसी है कि रनवे इतना अगर छोटा है तो उस विमान को वहां लैंडिंग की इजाजत क्यों? विमान के लिए निर्धारित जो विमान होता है, कितने सीटर विमान है, क्या उसकी क्षमता है, उसके लिए अलग अलग रनवे होते हैं कि वो 100 मीटर पे दौड़ के रुकेगा, 200 मीटर दौड़ेगा। अगर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं और ये प्रशासनिक जो कमियां है, अक्षमताएं वो प्रदर्शित करती है, 1 मिनट के लिए अगर वो रनवे पे खत्म ही हो जाता और विमान नहीं रुकता और आगे चला जाता, दुर्घटना होती, तो पायलट ने निश्चित रूप से उस समय जो उसको लगा उसने सूझबूझ के साथ उसको फिर से उड़ाया, फिर से उसने अपने आप को संयमित किया और दोबारा नीचे से जब पूरा उनको क्लियरेंस मिल गई होगी तब उन्होंने लैंडिंग की। लेकिन ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो हो रही हैं वो चौंकाने वाली भी हैं और सवाल ये खड़ा करती हैं कि जो प्रशासनिक अमला है, जो एयरलाइन से जुड़ा हुआ है, रनवे की देखभाल करता है, एयरपोर्ट्स की देखभाल करता है, क्या उनके दिमाग में छोटी छोटी चीजें नहीं आती? और क्या पटना एयरपोर्ट पे पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पायलट को लगा कि रनवे कहीं खत्म नहीं हो जाए क्योंकि छोटा है? और अगर हुआ होगा, उसने किसी को अपना सुझाव दिया होगा, अपनी शिकायत की होगी, तो क्या उस पर अमल किया गया? ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो बाद में बड़ी बड़ी एक भूल में बदल जाती हैं, बड़े हादसे में बदल जाती हैं, और उस हादसे के बाद सिवाय पश्चाताप के हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। जैसे अहमदाबाद वाला उदाहरण है जो हादसा हुआ अभी, उसमें आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो मानवीय भूल थी, विमान में तकनीकी खराबी थी, या क्या कारण थे। अलग अलग जांच हो रही है, अलग अलग लोग एक्सपर्ट कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ, जिन लोगों ने 270 लोगों ने उस हादसे की वजह से जान खोई, उनके परिवारों के घर में पूरा अंधेरा छा गया। और विमान में बैठने से पहले जो पटना वाली घटना हुई है, इसमें फिर बैठने से पहले यात्री सशंकित रहता है कि अगर हमारे विमान प्रणाली, हमारी एयरलाइंस, हमारे एयरपोर्ट्स की, हमारे तकनीकी जो खामियां हैं वो इतनी ज्यादा होने लगी हैं कि उनको बैठने से डर लगता है। जी। अब जैसे आपने कहा कि इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं, वास्तव में देखा जाए तो ये कोई छोटी घटना नहीं है, मतलब किसी एक नागरिक की जान पर भी बनाना बड़ी घटना है। और अगर वास्तविकता ये है कि अगर ये अहमदाबाद वाला हादसा ना होता तो शायद इस पर कोई चर्चा भी ना कर रहा होता, बिल्कुल। कि हम इसको ध्यान भी ना देते। हमारे यहाँ एक बात कही जाती, जब तक कि कोई गंभीर दुर्घटना, हमारे यहाँ जो बात कही जाती है कि जब तक कि कोई गंभीर दुर्घटना ना हो जाए तब तक सरकार की आंखें नहीं खुलती। तो सरकार इतनी बेखबर क्यों रहती है? जब ये रनवे बनाया गया होगा, जैसा आपका सवाल है, तब क्या ये सारे पैरामीटर चेक नहीं किए गए थे? और किस एंड पर ये मिस्टेक होती है? नहीं, बिल्कुल किए गए होंगे, किए जाने चाहिए, निश्चित रूप से किए गए होंगे। और विमान कोई ऐसा, विमान जो इंडस्ट्री है वो कोई ऐसा नहीं है
कि आपने एक छोटी सी पट्टी बना दी कि कोई भी विमान में उतर जाएगा। उसके पैरामीटर्स होते हैं हर विमान के, छोटे विमान भी होते हैं, बड़े विमान भी होते हैं, बोइंग विमान होते हैं, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबकी रनवे जो अलग होते हैं। तो ये जितने पैरामीटर्स हैं इनका सबका ध्यान रखा जाना चाहिए। और अगर नहीं रखा जा रहा, जो कल घटना थी या ये दुर्घटना में भी बदल सकती थी, जो एक था, अगर रनवे खत्म हो जाता और विमान कहीं चला जाता, आग लग जाती, तो ये जो चीजें हैं इसके लिए सवाल ये उठता है कि दोषी कौन है। अभी जैसे कि अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी भी जो जांच है वो उसकी रिपोर्ट सामने आई है। अब उसमें कहा गया कि उसका फ्यूल इंजन जो था उसका यानी कि स्विच बंद कर दिया था या बंद हो गया था, कोई तकनीकी खराब थी। अब ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं अलग अलग जांच में। कभी कह रहे हैं कि इसमें मिलावटी ईंधन का उपयोग हो रहा है, कभी कह रहे हैं कि ईंधन की कमी आ रही है, या क्या क्या घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिनको सरकार अनदेखा करती जा रही है। नहीं, आज ये एक रिपोर्ट छपी है कि पिछले 5 साल में 65 फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग की गई भारत में जी। 65 का मतलब है कि 60 महीने में 65 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, और महीने में एक। इसका मूल कारण इंजन फेलियर बताया गया। मान लो 2 इंजन होते हैं विमान में, एक फेल हो गया, उसको पायलट को लगा कि नहीं, अगर कहीं दूसरा भी हो जाए, जान आ जाएगी, तो इमरजेंसी लैंडिंग कराएगी। इमरजेंसी लैंडिंग कराना उस समय एकमात्र विकल्प होता है पायलट के पास। और नीचे जो उनको नियंत्रण करते हैं विमानों की सेवाओं को, उड़ानों को, वो जो अधिकारी होते हैं उनके पास भी होता है कि अगर एक इंजन फेल हो गया या उसको और कोई खराबी आ गई, फ्यूल में खराबी आ गई, कुछ तकनीकी बाधा आ गई, तो इमरजेंसी लैंडिंग वो तो एक है। लेकिन ये जो खराबी है, इतनी खराबियां क्यों आ रही हैं? सवाल ये है कि विमान जब उड़ान से पहले, कई भी ऐसी खबरें आई हैं कि बहुत से विमान ऐसे उड़ाए जाते हैं कि जो उड़ने लायक नहीं है, या उनमें पता है कि इंजन में, एक इंजन में खराबी है, लेकिन लगता है कि एक इंजन से सब विमान उड़ जाएगा, बाद में इसको ठीक कर लेंगे। ये बहुत लापरवाही करने की चीज नहीं है। रिपोर्ट ऐसी भी आ रही है कि जो ईंधन में जो सप्लाई होती है उसमें कोई रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है, या मिलावटी फ्यूल के बारे में भी 1-2 खबरें छपी। अभी खबर थी कि पानी मिला हुआ ईंधन है या कुछ ऐसा है। बिल्कुल, पानी मिला हुआ ईंधन। मिलावटी ईंधन का मतलब है कि जो वायुयान में जो इस्तेमाल किया जाता है ईंधन, फ्यूल, जो तेल है, वो बाकी जो हमारे गाड़ियों में पेट्रोल डलता है उसके मुकाबले ज़्यादा प्योरीफाई होता है, ज़्यादा परिष्कृत होता है। अब उसमें आपने 100 लीटर में अगर 10 लीटर मिला दिया, तो ये मिलावट कौन कर रहा है? ये तकनीकी कर्मचारी, अधिकारी कर रहे हैं, या ऊपर लेवल पर है कि 100 लीटर में अगर 10 लीटर डाल दिया तो पता नहीं चलेगा। लेकिन विमान में जो, अगर आप लगातार मिलावटी तेल का इस्तेमाल हो रहा है, तो बिल्कुल उसमें भी इंजन खराब होने की आशंका रहती है। आप 100 रुपये बचाने के चक्कर में 1000 रुपये का नुकसान करते हो। ये जो चीजें आ रही है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपने सही कहा, अगर अहमदाबाद का विमान हादसा नहीं होता, इतना बड़ा हादसा कि भारतीय जो कोई विमान कंपनी है, जो भारतीय विमान है, उसकी आज तक की सबसे बड़ी दुर्घटना थी ये, जहाँ 270 लोग से ज्यादा मारे। यानी कई बार युद्ध में इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक विमान में इतने लोग मारे गए अचानक। तो ये जो घटना हुई उसके बाद भी अगर सरकारें नहीं चेत रही हैं, उसके बाद भी विमान कंपनियां नहीं चेत रही हैं। विमानन कंपनियों को जो लाइसेंस मिलता है सरकार देती है उड़ाने का, जो भी निजी कंपनियां होती हैं या सरकारी, इंडियन एयरलाइंस थी वो भी अब प्राइवेट हाथों में चलेगी। तो जितनी भी ये प्राइवेट कंपनियां हैं जो विमान उड़ाती हैं, संचालन करती हैं, इन पे एक सख्ती के नियम बाध्यता से लागू होने चाहिए जी। जो भी एक विमान चाहिए उड़ाएं, लेकिन सरकार की तरफ से एक तकनीकी टीम होनी चाहिए एयरपोर्ट्स पे, जो विमान आने के बाद, कई बार ऐसा देखा जाता है कि विमान ने लैंडिंग की और थोड़ी देर बाद ही फिर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बस सवारियां उतरी, सवारियां बैठी उसमें और उड़ने को, उसमें उसकी इंजन की जांच, उसमें पेट्रोल की, फ्यूल की जांच, बटन खुला रह गया, बंद हो गया, जो भी कारण रहते हैं दुर्घटना के, उनकी जांच नहीं हो पाती। ये हालत ऐसी हो गई है जैसे कई बार हम जो यहाँ सड़क परिवहन में देखते हैं ना कि कोई बस रुक गई तो धक्का लगा के स्टार्ट कर ली, दूसरी गाड़ी से खिंचवा के चला दी। क्या ये ऐसा होने लग गया है विमान में भी कि एक इंजन से चला रहे हैं, कभी उतर गए फिर दोबारा उड़ा लिया, कभी फ्यूल बंद हो गया, कभी मिलावटी फ्यूल आ रहा है, मतलब जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़? नहीं, ये चीजें वाकई देखो हास्यास्पद है। इसको इस लापरवाही पर अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। जिस तरह की घटनाएं आती हैं और ये जो खबरें आती हैं कि इंजन में तेल ढंग से नहीं पहुंच रहा, या इंजन में कोई चीज फंस गई उसकी वजह से इंजन में खराबी हो गई, या मिलावटी फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसकी जांच करने वाला कौन है?
जो तेल आ रहा है, जो उस विमान में डाला जा रहा है, उसमें अगर मिलावटी तेल है तो इसकी जांच कौन करेगा? अगर विमानन कंपनियों के अधिकारी इसमें इस खेल में लगे हुए हैं, तो क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि सरकार ऐसी टीम एयरपोर्ट्स पे बनाए जो तेल आ रहा है उसके पैरामीटर्स जांचे, चेक करे कि ये है, और तकनीकी टीम के लोग हैं, विमान उतरा उसके बाद उसको देखें कि इंजन ठीक है कि नहीं, इंजन में कोई खराबी तो नहीं है। भले ही वो विमान 2 घंटे बाद उड़े, लेकिन एक विमान से 4-4 चक्कर या ज्यादा इसका उपयोग करने के कारण कि उसकी पूरी प्रॉपर जांच नहीं हो पाती। बहुत सी बार देखा है, मैंने खुद देखा है कि विमान आया, उतरा और यात्री बैठे और आधा घंटे के अंदर वो फिर उड़ जाता है। तो ये जो चीजें है ना, ये कोई आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है, ये कोई राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप नहीं है कि राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगाए। कोई भी इस पर आरोप लगाए, सरकार से मांग करे या नहीं करे, ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उससे कोई कहे कि आप ऐसा करो, उसकी बजाय सरकार को स्वयं प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि आखिर जो भी कंपनियां उड़ा रही है, उनका मूल मकसद क्या है? उनका मूल मकसद है व्यावसायिक लाभ कमाना। बिल्कुल, जैसे मैं इस बात पे आ रहा हूँ, ये जो विमानन कंपनियां हैं इनकी मनमर्जियां चल रही हैं। जैसे कि मनमाना किराया बढ़ा देते हैं, किराया कभी कितना ऑफ सीजन में, ऑन सीजन में। एक तो इनका मनमर्जी का किराया, दूसरे अगर इसमें कोई कंप्लेंट आती है, कोई यात्री कंप्लेंट करता है तो उसकी सुनवाई नहीं है, वो भी मनमर्जी का व्यवहार करते हैं। जो अहमदाबाद में प्लेन का हादसा हुआ था, उसके पहले की भी कुछ वीडियो जब सामने है, यात्रियों ने जो अंदर बनाई थी वीडियो, वो बता देते कि इसकी जैसे कि एलईडी स्क्रीन लगी होती है सीट के पीछे, वो काम नहीं कर रही है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उसमें काम नहीं कर रही हैं। इसका मतलब विमान में खराबियां थी और उसको उड़ाने से पहले उन सबको ठीक नहीं किया गया। और जब प्लेन हवा में है, वहां छोटी सी खराबी भी जानलेवा साबित हो सकती है, और वो जैसा कि हुआ। तो इन विमानन कंपनियों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, विमानन कंपनियों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने नियामक आयोग बनाया हुआ है, लेकिन अगर इतनी जो शिकायतें आ रही हैं, हर महीने एक इंजन फेल हो रहा है और फ्यूल की समस्या आ रही है, या पायलटों पर ओवरलोडिंग की भी खबरें आती हैं कि पायलट पे जरूरत से ज्यादा बोझ है काम का, इस वजह से वो डिप्रेशन में है। अहमदाबाद जो विमान हादसे की खबर आई, उसमें ये भी आया कि विमान जो पायलट उड़ा रहे थे वो डिप्रेशन में हो सकते हैं। अब विमान जो उड़ा रहा है पायलट, वो डिप्रेशन में है, तो विमान को कैसे सही उड़ाएगा? और डिप्रेशन में है तो क्यों डिप्रेशन में है? दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो विमान बोइंग कंपनी का दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो कंपनियां कभी नहीं चाहेंगी कि उनके कंपनी पर आंच आए कोई, कि विमान खराब था, इंजन में खराबी थी। तो इस तरह की खबरें प्रायोजित भी हो सकती हैं, प्लांटेड भी हो सकती हैं कि पायलट डिप्रेशन में था इसलिए दुर्घटना हो गई, या पायलट फ्यूल बटन बंद कर दिया और उसको ऑन करना भूल गया। हाँ, ये जो एक बात आई, आपने जैसे बात छेड़ी, ऐसा कहा गया कि एक तो रिपोर्ट रात के 2 बजे आई, ये जो जांच रिपोर्ट है वो रात के 2 बजे आई अहमदाबाद प्लेन क्रैश की, और उसमें लगभग सारा आरोप क्रू मेंबर्स और पायलट पे डाल दिया गया। क्योंकि अब वो जीवित नहीं है, तो सारा आरोप उन पे डाल दिया गया, और जो कंपनी है वो सेफ है। अब आरोप ये डाल दिया कि वो फ्यूल स्विच उन्होंने बंद कर दिया या कुछ तकनीकी खराबी आई। तो इस तरह की लिपापोती कब तक चलती रहेगी? और अगर एक प्लेन में हुआ तो यहाँ तो 65, आप कह रहे हैं 65 फ्लाइट पिछली बार इमरजेंसी लैंड हुई। नहीं, इसकी अभी देखो, जो अहमदाबाद वाली जांच रिपोर्ट फाइनल नहीं आई है, अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो अब अगर उसने फ्यूल बटन बंद किया होगा तो उसकी भी आवाज हुई होगी, वो सारा रिकॉर्ड रहता है। अब वो फोटो में दिखाया गया कि फ्यूल बटन इतना कोई छोटा बटन नहीं, तो पूरा लीवर है, ऐसे खींच के वही मैं कह रहा हूँ कि ऑन बिजली का स्विच नहीं होता, जरा से दबा दिया आपने, बंद हो गया। वो जो प्रक्रिया होती है उसका रिकॉर्ड होगा ब्लैक बॉक्स में, जो भी नीचे है उसकी रिकॉर्डिंग होगी सारी, तो समय आने पे सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन हम अगर पहले हुई दुर्घटनाओं से, या अभी भी जो विमान में क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं, किस वजह से हो सकती है, मेन चीज होता है इंजन फेल। इंजन कब फेल होगा? जब या तो उसमें फ्यूल नहीं जाएगा, उसमें कोई पक्षी टकरा गया और इंजन बाधित हो गया और वो काम करने की शक्ति नहीं है, या उसमें मिलावटी तेल लगातार जा रहा है तो इंजन अपना काम धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और खराब हो जाता है, और उसकी मरम्मत अगर नहीं होती है, या विमान पर इतना ज्यादा बोझ है कि रोज वो 8 घंटे की फ्लाइट कर सकता है, उड़ान भर सकता है, तो उसको 14 घंटे उड़ाया जा रहा है व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इस पे नियंत्रण कौन करेगा? विमानन कंपनियां अगर नियंत्रण नहीं करती हैं, वो तो उनका तो उद्देश्य से ज्यादा लाभ कमाना, विमान यात्रियों की परवाह विमान कंपनियों को करनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं करती हैं, अगर वो विफल हो रही हैं अपने उत्तरदायित्व में, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एक भी जान जाती है, सवाल 270 जानों का नहीं, एक भी अगर जान जाती है लापरवाही की वजह से, कर्तव्यहीनता की वजह से, तो उसको रोकना
सरकार का काम है। दुर्घटना होने के बाद जांच करना, जांच बैठाना, जांच में करोड़ों रुपए खर्च करना, जांच भी होनी चाहिए अगर कोई दुर्घटना होती है, लेकिन वो दुर्घटना नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में बहुत से विमान हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, विमान आपस में टकरा जाते हैं, पक्षी टकरा गया, वो एक सामान्य घटना हो सकती है, वो एक्सीडेंट है। पक्षी कोई टकरा गया, पता नहीं है पायलट को कहाँ से उड़ते हुए आ जाएगा। लेकिन अगर इंजन में खराबी है, फ्यूल में मिलावट हो रही है, या इंजन तक तेल नहीं पहुंच पा रहा, या उसमें पानी मिला हुआ है, ये जो चीजें हैं इसकी देखभाल कौन करेगा? इसके नियंत्रण के लिए जब तक कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे, और अगर ऐसा कोई कंपनियां करती हुई पाई जाती हैं तो उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए, तब सबक मिलेगा। हम सिर्फ लिपापोती करके और एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दें, बोइंग विमान कंपनी कह दें नहीं हमारा तो विमान सही था, क्रू की कमी है, क्रू वाले तो वो बचे नहीं जो बता सकें कि क्या कमी थी, क्या खराबी थी। तो ये सरकार का, मैंने कहा है कि सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और अभी संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इसमें इस मुद्दे पर विशेष बहस होनी चाहिए, और जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं इस चीज के, विमान कंपनियों के जो पूर्व पायलट हो सकते हैं, उनको उनके सुझाव भी लिए जाने चाहिए। विदेशी जो विमानन कंपनियां, उनके भी सुझाव लिए जाने चाहिए, और ऐसी एक रणनीति बनाई चाहिए फुल प्रूफ, जिसमें आशंका दुर्घटना की नहीं रहे। वो अगर जब तक सरकार नहीं करेगी, तब तक हादसों के बाद हम यूं ही आलाप करते रहेंगे, चर्चाएं करते रहेंगे, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। अच्छा, एक तरफ मोदी सरकार ने एक योजना शुरू की, उड़ान नाम से योजना, उड़े देश का आम नागरिक, जिसका उद्देश्य था कि घरेलू विमानन जो उद्योग है छोटे कस्बों तक उसको पहुंचाया जाए, आम नागरिक भी उड़ान भर सके, हवाई यात्रा कर सके। एक तरफ तो हम ज्यादा से ज्यादा घरेलू विमानन उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं, जो टीयर 2 कस्बे हैं वहां तक हम हेलीपैड या जो ये हवाई पट्टी है ये सब ओपन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पहले से बड़े बड़े प्लेन उड़ रहे हैं, जैसे कि ड्रीम लाइनर जो कि सबसे लग्जरी प्लेन में से एक है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी हम लापरवाहियां कर रहे हैं। तो दोनों तरफ चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। पहले हम ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे पास पहले से है उसमें सुधार नहीं करना चाहते। इसमें कहाँ किस एंड पर गलती हो रही है? क्या सरकार की प्लानिंग में गड़बड़ है या विमानन कंपनियों की मनमर्जी है? नहीं, देखिए, सरकार की कमी तो है इसमें भी निश्चित रूप से। उन 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, सरकार संभाली, तो देश में लगभग 70 एयरपोर्ट थे जी। आज लगभग हम 150 एयरपोर्ट के पास पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से जो काम 67 साल में हुआ, जितने एयरपोर्ट बने उतने 11 साल में बन गए, ये एक उपलब्धि है। और जो आपने बात कही कि छोटे कस्बों तक, छोटे शहरों तक इस वायु सेवा का विस्तार किया जाए, ताकि इसकी सुविधा का लाभ छोटे कस्बे के लोग भी ले सके, अच्छी चीज है ये। लेकिन आपने जो दूसरा सवाल किया कि एयरपोर्ट बनाना, एयरपोर्ट में सुविधाएं देना एक पहलू है, एक सिक्के का एक पक्ष है, एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू है कि उसमें जो मूल चीज है, जिसमें यात्री उड़ना चाहता है अपना समय बचाने के लिए, उसमें अगर सुविधाएं नहीं मिलती हैं, सुविधाएं मतलब कई बार होता है सीट खराब है, भोजन सही नहीं मिला, ये तो सुविधा एक तरह की है। लेकिन विमान अगर ठीक नहीं है, इंजन ठीक नहीं है, तो आप एयरपोर्ट को बढ़ाइए, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाइए, आप यात्रियों को सुविधाएं दीजिए, आप एयरपोर्ट पे वो सब सुविधाएं दीजिए जो विदेशों में मिलती है। वो उसके लिए सर स्वागत है अगर सरकार ऐसा करती है, विमानन कंपनियां करती हैं। लेकिन जो कमियां है, जो खामियां है, इसको दूर कौन करेगा? अभी आप ये देखिए कि कई बार होता है कि एक दिल्ली से, जैसे जयपुर से मुंबई का किराया है, दिल्ली से मुंबई का किराया किसी समय 3,000 रुपये होता है, और किसी समय वो 7,000 रुपये कर देते हैं। और इसकी बहुत मांग उठती है, बहुत मांग उठती है कि विमान कंपनियां हैं, उनकी एक लिमिट करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करोगे आप। आपके पास जितनी सीटें, ऐसा नहीं है कि उसमें आप ऑक्शन करते हो, नीलामी कर रहे हो कि भाई जो ज्यादा देगा हम उसको ले जाएंगे। ये व्यवसाय में मैंने कहा कि उनका उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन लाभ कमाने की भी एक सीमा होनी चाहिए, और सीमा के बाहर जाके आज कोई भी चीज है प्राइवेट में बिकती है, अगर पेट्रोल सरकार देती है 106 रुपए मान लो लीटर है, और कोई जहां एक ही पूरे शहर में अगर कस्बे में है और वो 150 रुपए बेचने लगे, तो क्या सरकार छोड़ देगी उसको? उससे छापा पड़ेगा। बिल्कुल। उसी तरह इनके खिलाफ भी होनी चाहिए कार्रवाई कि निर्धारित किलोमीटर से ज्यादा एक मैक्सिमम लिमिट हो कि इससे ज्यादा वो किराया वसूल नहीं करेंगी। उल्टा, बल्कि जो आप कह रहे हैं हो इसका उल्टा रहा है। ये विमानन कंपनियों ने जो शुरू किया, अभी हमने कुछ दिन पहले जो चर्चा की थी ओला, उबर और इन सब में जो ये टैक्सी है, कैब है, इनमें भी अब ये शुरू हो गया है
कि जैसे पीक आवर्स में किराया और बढ़ जाता है, ऐसे ही विमानन में है कि जब सीजन होगा या जितना आप लेट अपनी फ्लाइट कराएंगे उतना ज्यादा उसका किराया देना पड़ेगा। तो ये क्या एक तरह से काला बाजारी को लीगलाइज नहीं कर दिया कि उसको विधिक प्रमाणित कर दिया? नहीं हो ये जो काला बाजारी हो रही है इस पे रोक लगने की कोई बात नहीं है जी। मैंने पिछली बार भी अपने जो चर्चा हुई थी उसमें गोवा के मुख्यमंत्री का उदाहरण दिया था जी। उन्होंने कहा था कि सरकार को पत्र लिखेंगे कि ये बात सिर्फ दिल्ली या मुंबई से गोवा जाने की नहीं है, हर शहर से दूसरे शहर में जाने की। दिवाली का मौसम होगा, होली का मौसम होगा, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, शादियों का सीजन होता है, उस समय विमानन कंपनियां 3-3 किराया बढ़ा देती है। जो किराया 4,000 रुपये होना चाहिए 12,000 रुपये तक होना चाहिए। और सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं, सरकार के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो भी जाते हैं। ये बात अलग है कि उनका खर्चा सरकार उठाती है या पार्टी उठाती है, उनकी जेब पे बोझ नहीं पड़ता, लेकिन ये उनको पता है कि टिकट कितने का आता है और किसी मौके पे कितने का टिकट मिलता है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, मान लो जैसे हम ये पेन खरीदने जाते हैं, इसकी एक एमआरपी होती है, और अगर पेन बेचने वाला एमआरपी से ज्यादा कीमत मांगे तो हम कहते हैं कानूनी रूप से गलत है। जबकि किराया इनका जो वसूलना है, क्या इनकी कोई एमआरपी नहीं है? मतलब कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये जो चाहे वो किराया लेते हैं? आज की तारीख में तो नहीं है एमआरपी, आज की तारीख में नहीं है एमआरपी। अगर एमआरपी का मतलब है कि मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई एक दूरी 1,000 किलोमीटर की है, 1,000 किलोमीटर की आप कर दो कि सामान्य में 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। विमान कंपनियों पे है कि वो 4,500 में ले जाती है प्रतिस्पर्धा के रूप में। कई बार आता है, जैसे अभी भी आए, एक विमान कंपनी ने ऑफर दिया है, मानसून ऑफर, कि 1,499 रुपए में आप करो, 4,000 रुपए में आप विदेश की करें यात्रा, आप टिकट बुक कराओ, फिर 3 महीने में करो। तो विमानन कंपनियों में जो प्रतिस्पर्धा है जितनी होनी चाहिए वो अपनी जगह ठीक है जी। लेकिन उस लाभ कमाने की एक सीमा होनी चाहिए। और अगर वो इतना लाभ कमा रही उसके बावजूद अपने विमानों की रखरखाव नहीं कर पा रही ढंग से, और यात्रियों की जान हवा में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाए कि अगर वो बैठे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कल जो पटना का हादसा हुआ, अगर वो 4 चक्कर लगा रहे हैं तो उनके दिमाग में यात्रियों की क्या होगा कि विमान जब रनवे पे आ गया फिर ऊपर क्यों गया। वो कमी कोई भी हो, रनवे छोटा था तो किसकी गलती है? अगर वो छोटे रनवे पे बड़े विमान को उतरने दिया तो किसकी गलती है? जी। ये वैसी कोई छोटी बात नहीं है, ये हम इसको मान सकते हैं कि दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन अगर दुर्घटना हो जाती तो क्या होता? क्या हम मतलब तभी हमारी आंखें खुलती हैं जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है? नहीं, अभी नहीं खुल रही है ना आंखें। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी अगर इसके बाद विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग फिर हो रही है और ये खबरें आ रही है कि इंजन उड़ने लायक नहीं था फिर भी उड़ाने दिया गया, या पायलट समय से ज्यादा काम कर रहे हैं, उसका उन पे ओवर बोझ है, उस पर ज्यादा बोझ है और वो डिप्रेशन में काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजों का समाधान सरकार को निकालना चाहिए। सिर्फ बयान देने से काम चलने वाला नहीं है, जब तक सख्ती नहीं होगी। दुर्घटना में मैंने पहले भी कहा कि दुर्घटनाएं होंगी, होती है, मानवीय भूल भी हो सकती है, तो ये ऐसी अगर फ्यूल मिलावटी जा रहा है तो इसको तो रोकने का काम कौन करेगा? रनवे छोटा है, उसमें अगर दुर्घटना होती है तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? इंजन अगर खराब हो रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, समय से ज्यादा उड़ान भर रहे हैं, वो उस पर बोझ पड़ रहा है, तो ये सब चीजें सरकार को करना चाहिए। और एक संसद सत्र आ रहा है, इस पर बहस हो और एक ऐसा कानून बने जो बाध्यकारी हो सभी पे, और सरकार की जो निगरानी है वो और पैनी होनी चाहिए। सरकार ये नहीं कि नियम बना के कानून बना के कागजों में छोड़ दे, क्योंकि जो जिसको उसका दुरुपयोग करना है वो करेगा। जब तक आपकी व्यवस्था सख्त नहीं होगी, आपकी निगरानी पैनी नहीं होगी, जब तक आप उनको ये नहीं रहेगा कि हमने कोई गलत काम किया तो हमारा लाइसेंस रद्द हो सकता है, तब तक ऐसी दुर्घटनाएं फिर होती रहेंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, तो फिर से ऐसी दुर्घटना कभी ना हो, कोई नहीं चाहता कभी फिर से ऐसी दुर्घटना ना हो। इसके लिए सरकार को इन सारी चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है कि आखिर विमानों में क्या कमी आ रही है, क्या विमानन कंपनियां अपने मुनाफे के लिए कोई मनमानी कर रही हैं, या अगर ईंधन में कोई मिलावट है या खराब ईंधन है या जो भी कमियां हैं, रनवे छोटा है, विमान वहां जो उतारा गया वो बड़ा है, अगर इस तरह की सामान्य भूल हो रही है तो ये यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ है और इसको सामान्य मानवीय भूल कहकर माफ नहीं किया जा सकता। इस दिशा में जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये चर्चा आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। इसके अलावा आप भी अगर कोई सवाल आनंद जी से पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर लिखें, उनमें से जो भी कुछ अच्छे सवाल होंगे उनको हम हमारी अगली चर्चा में शामिल करेंगे। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.